हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सभी को जानना है कि फैंटम एफएक्स क्यों खरीदें, कब खरीदें, कैसे खरीदें। ठीक है। अब खरीदना ना खरीदना आपके ऊपर है। मेरा काम है आपको बताना कंपनी में चल क्या रहा है। ठीक है। अभी कंपनी क्या कर रही है? कंपनी नए जनों को हायर कर रही है। नए जने कैसे? अब फॉरेन में इन्होंने इतने ऑफिसेस खोले हैं, तो उसके लिए फॉरेनर्स ही हायर कर रहे हैं, अच्छे अच्छी जगह से। अब इस हायरिंग के लिए, अब पहले तो अच्छी खबर देखते हैं, फैंटम में गुड न्यूज क्या है। भाई गुड न्यूज क्या आई हमारे लिए? फैंटम ने अभी 24 जनवरी को ये लेटर भेजा एनएससी को। तो इसलिए एनएससी की आर्काइव्स में है ये लेटर। तो इसमें वो लिखते हैं कि उन्होंने हायर करा है इयन अनटेरिनर। इयन अनटेरिनर को हायर करा है। ये बने हैं फैंटम एफएक्स में एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट। तो अ की स्ट्रेटेजिक मूव टू एक्सपेंडिंग स्टूडियोज ग्लोबल प्रेजेंस। ठीक है। अपनी ग्लोबल प्रेजेंस बनाने के लिए, अभी भाई इतने फॉरेन में ऑफिस खोलेंगे तो ग्लोबल प्रेजेंस तो चाहिए। तो इन्होंने बंदे को हायर करा है, इयन अनटेरिनर को। अब इसके पीछे है क्या? इस बंदे में है क्या? इसको भाई 2 डेकेड का एक्सपीरियंस है, 20 साल का एक्सपीरियंस है वीएफएक्स सेक्टर में ही। बड़े बड़े स्टूडियोज के लिए काम किया है, तो रिलेशनशिप्स हैं इस बंदे की, ईएन की। नेटफ्लिक्स, मार्वल, पैरामाउंट, सोनी पिक्चर्स, जोइक स्टूडियोज सबके साथ। और सबसे पहली बात हमें ये जानना है इसके पोर्टफोलियो में है क्या, इसने काम किस प्रोग्राम में कर रखा है, ये हमें पता लगे ना। तो इसने कर रखा है गेम ऑफ थ्रोन्स में काम कर रखा है। वंस अपॉन अ टाइम, ये पता नहीं क्या है, वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड है या फिर वो डिज्नी की मूवीज है उनपे है। ठीक है। होमलैंड में काम कर रखा है। ठीक है। होमलैंड एक टीवी सीरीज है अमेरिका में, ये टेररिस्ट के ऊपर है, ज्यादातर टेररिस्ट जो अटैक करते हैं उसके ऊपर होमलैंड है। एज वेल एज नोटेबल एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स फॉर, अच्छा एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स के लिए भी काम किया है ईएन ने, बीएमडब्ल्यू के लिए, प्ले स्टेशन के लिए, डॉक्टर पेपर। तो ये अच्छा लगा मुझे कि एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स के लिए काम करा है बीएमडब्ल्यू प्ले स्टेशन। और ही ओवरसो एडवर्टाइजिंग गेम्स एंड वीआर प्रोडक्शन। तो एक तरह से ये हिंट दे रहा है फैंटम एफेक्ट्स की, एक गेमिंग की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि उसको हायर करा है इन्होंने जिसने एडवर्टाइजिंग करी है इस चीज की, किसकी? प्ले स्टेशन की। और एडवर्टाइजिंग करी है बाकी गेम्स की। बाकी गेम्स क्या क्या होते हैं, अब ये तो आपको पता होगा, मैं तो वीडियो गेम इतने खेलता नहीं। ये तो हो गया पहला बंदा जो इन्होंने फॉरेनर हायर करा है। दूसरी इन्होंने हायर करी है क्रिस्टीना वाइस। अब ये क्या है? इनको बनाया है प्राइस वाइस प्रेसिडेंट ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट। ये क्या है? अब फैंटम एफएक्स क्या खेल खेल रहा है? इनको पता है कि फैंटम एफएक्स को कोई नहीं जानता, पर टिप्पेट स्टूडियोज को हर कोई जानता है, क्योंकि टिप्पेट स्टूडियोज ने जोरासिक पार्क बनाई है। जोरासिक पार्क में जो पहली मूवी बनी थी जोरासिक पार्क, उसमें टिप्पेट स्टूडियोज का हाथ था। तो टिप्पेट स्टूडियोज जो इन्होंने एक्वायर कर रखा है, ऑलमोस्ट 85, शायद 85% ऑफ टिप्पेट स्टूडियोज। अब इनका काम क्या रहेगा फैंटम एफएक्स का? टिप्पेट स्टूडियोज के थ्रू अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट दिलवाना, अपने काम लेना। तो इन्होंने क्रिस्टीना वाइस को हायर किया है कि ये क्या है, ये टिप्पेट स्टूडियोज को आगे बढ़ाएगी, टिप्पेट स्टूडियोज के थ्रू फैंटम एफएक्स को काम दिलवाएगी। क्योंकि एक तरह से टिप्पेट स्टूडियोज है तो फैंटम एफएक्स की सब्सिडियरी। ठीक है। अब क्रिस्टीना वाइस कौन है? इनको एक्सपीरियंस है 20 साल का, सबको 20 साल का एक्सपीरियंस है भाई साहब। काम किसके लिए करा है इन्होंने? इन्होंने करा है वार्नर ब्रदर्स के लिए, यूनिवर्सल के लिए, नेटफ्लिक्स के लिए, तो इन सब ने ही काम किया है। तो ये ठीक है। ये क्या है? ये ग्लोबल अटेंशन लाने के लिए टिप्पेट स्टूडियोज के ऊपर, कि लार्ज स्केल फिल्म्स मिले टिप्पेट स्टूडियोज को। तो फैंटम एफएक्स अपनी सब्सिडियरी के नाम को आगे बढ़ाना चाहता है, टिप्पेट स्टूडियोज को। ये बहुत गूगली वाला दिमाग है फैंटम एफएक्स का, कि उसको पता है अगर, अरे स्टूडियो में उसके थ्रू डायरेक्ट पैसे आए या इनडायरेक्टली आए, आ तो उसी के पास रहे हैं। ये ठीक है। तो टिप्पेट स्टूडियोज का ग्लोबल फुटप्रिंट बढ़ाना चाहता है फैंटम एफएक्स। तो बिल्डिंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ओके। स्टूडियो एक्सपर्टीज विद फैंटम एफएक्स, ये तो है ही। और ओके, ड्राइविंग ग्रोथ क्रिटिकल।
अब क्या है, अभी इन्होंने, अब बात करते हैं रेवेन्यू की कितनी है। ठीक है, इसमें फैंटम एफएक्स लिखता है कि भाई 25% ऑफ द आउटस्टैंडिंग रेवेन्यू, जितना रेवेन्यू आउटस्टैंडिंग है, जितना उनको नहीं मिला, उसका 25% वो ले चुके हैं। ठीक है, तो ये दिखाने के लिए कह रहे हैं कि हमारा सारा पैसा नहीं पड़ा हुआ स्टूडियोज के पास, फिल्म स्टूडियोज के पास, हमने कुछ पैसा तो अपना ले चुके हैं हम, 25% स्टेज का। ठीक है, बाकी पड़ा हुआ है वो आ जाएगा। एज आउटलाइंड इन एनएससी अपडेट, ये भी कह रहे हैं 27 करोड़ के नए कॉन्ट्रैक्ट इनको मिले हैं अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। ये बढ़िया है। अच्छा, 27 करोड़ के न्यू कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, तो ये न्यू कॉन्ट्रैक्ट 27 करोड़ रुपए नहीं मिले, 27 करोड़ का जनरली रेवेन्यू आसपास मिला होगा इसके। ठीक है, ऑफ दिस 20 करोड़ विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज रेवेन्यू इन द सेकंड हाफ ऑफ 2024-25। तो हाफ ईयरली 2 में 20 करोड़ इसमें से रिकॉग्नाइज करेंगे ये रेवेन्यू में। तो हमारा अभी तो टोटल रेवेन्यू इसके हिसाब से तो दिखा रहा है, मुझे लग रहा है 35 करोड़। ठीक है, हाफ ईयरली 1 का रेवेन्यू है 35 करोड़। ठीक है, पर ओवरऑल इनका कहना है फैंटम एफएक्स का कि हम अपने जो हमने अपनी लाइन दी थी कि एस्टीमेट बताया था 100 करोड़ से 110 करोड़ के बीच में रेवेन्यू होगा 2024-25 का, तो उस पे हम अभी भी कायम हैं। तो ये कह रहे हैं कि किसी तरह हम 100 करोड़ रेवेन्यू तक पहुंच जाएंगे। तो ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, भाई 100 करोड़ रेवेन्यू तक पहुंच जाओ। पिछले साल का रेवेन्यू था 89 करोड़, तो 89 करोड़ के ऊपर कितना कितना बढ़ेगा, लगभग 10 से 15%। ठीक है, 9 उसमें ऐड करेंगे, हाँ 10 से 15% के बीच में 11-12% का रेवेन्यू ग्रोथ मिली है इसको। तो 11-12% तो इतनी खास रेवेन्यू ग्रोथ है नहीं। जो बिजॉय अरपुथराज हैं, जो सीईओ हैं फैंटम एफएक्स के, उन्होंने इनकी बढ़ाई करी कि भाई हमने इतने अच्छे टैलेंट को अपनाया है। इन्होंने क्या क्या टैलेंट ने क्या क्या कर रखा है, ब्लेड रनर 2049, द मैंडलोरियन में भी काम करा है, मैंडलोरियन के किसी चीज में काम करा होगा इन्होंने प्रोजेक्ट्स में। तो क्रिस्टीना का बैकग्राउंड वहां से आती है। और क्या है, उसका एग्जांपल देते हैं, ईएन ईएन अंटेरिनर का एग्जांपल देते हैं कि उसने काम करा है गेम ऑफ थ्रोन्स और एरो के लिए। एरो एरो तो हमने देख रखा है, काफी बढ़िया है टीवी शो। तो देखते हैं ये लोग क्या लाते हैं। पर हमें एक चीज का ध्यान देना है कि ये हायर तो कर रहे हैं फॉरेन टैलेंट, इनको करना भी है। ठीक है, पर उनको पे कैसे करेंगे, पे करने के लिए इतना पैसा तो कमा नहीं रही ना फैंटम एफएक्स अभी। तो पे कैसे कर रही है, पे कर रही है इक्विटी डाइल्यूट करके। आगे देखते हैं तो इक्विटी डाइल्यूट कैसे कर रही है और क्या होता है इक्विटी डाइल्यूशन से। ठीक है, ये हमें अच्छा लग रहा है कि भाई रेवेन्यू ग्रो करने की कोशिश कर रही है, इतने लोगों को हायर कर रही है, भाई फॉरेन टैलेंट को, गोरो को हायर कर रहे हैं। ठीक है, पर उनको पैसा भी तो देना पड़ेगा, और उनको तो सीधा कैश में पेमेंट होगा। वो थोड़ी ना ये लेंगे, स्टॉक ऑप्शन लेंगे किसी स्मॉल कैप कंपनी का जो इंडिया में है। ठीक है, तो उनको जो कैश में पेमेंट होगा वो तो उनको अभी करना है, अभी देना पड़ेगा उनको, एक्साइट करने के लिए, उनको एडवांस देने के लिए, बोनस देने के लिए, आ जाओ हमारी कंपनी में काम करने के लिए। ठीक है, तो ये देखते हैं। ये तो थी अच्छी खबर कि इतने लोगों को हायर कर रही है फैंटम एफएक्स। अब देखते हैं वो पैसे का इंतजाम कैसे कर रही है। ठीक है, अब ये हम सबको पता है कि फैंटम एफएक्स इतना कमा नहीं रही है। पिछले पूरे साल में नेट प्रॉफिट था फैंटम का 24 करोड़ रुपए। इतने ऑफिस खोलना, अपने खुद के एम्प्लॉयज जो अभी हैं उनको पे करना, और नए एम्प्लॉयज को अट्रैक्ट करना अपनी तरफ, तो अट्रिशन रेट ऐसे ही थोड़ी ना मिलता है। अट्रिशन के लिए जब उनको, जो वो एम्प्लॉयड हैं जहाँ पर, वहां से खींच के लाना है, उनको कुछ तो ऑफर देते हैं, तो उसके लिए पैसा देना, तो वो पैसा कहाँ से आ रहा है, वो पैसा आ रहा है। अब क्या कर रही है फैंटम इफेक्ट, दोबारा से ऑथराइज्ड कैपिटल इंक्रीज कर रही है। तो पहले ऑथराइज्ड कैपिटल, शेयर कैपिटल था 20 करोड़ का, अब वो कर रही है 25 करोड़। ठीक है, क्योंकि कंपनी को फंड रेज करने हैं। फंड रेज अब क्या है, कंपनी कुछ तरीकों से कर सकती है। एक, कर्जा ले सकती है। अब कंपनी को पता है कर्जा, नई स्मॉल कैप है, 45 करोड़ का ऑलरेडी कर्जा है, और कोई कर्जा देगा नहीं, और देगा, मिल रहा भी होगा तो हाई रेट पे मिल रहा होगा। ठीक है, कंपनी को आसान अभी क्या लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में
कैसे? अपना खुद का पैसा ही बना के अपना शेयर कैपिटल इंक्रीज कर दो और वो शेयर बेच दो। अब शेयर कैपिटल इंक्रीज क्या होता है? ठीक है, तो ये इक्विटी डाइल्यूशन हो रहा है, इक्विटी डाइल्यूशन कर रहे हैं। अब वो इक्विटी के लिए क्यूआईपी के लिए ढूंढेंगे ये नए जने कि जिनको ये जिनसे पैसा रेस करें। ये दे रखा है कहाँ से, वारंट के थ्रू रेस करना चाहते हैं या फिर वैसे फॉर एन एग्रीगेट अमाउंट ऑफ 60 करोड़ रुपीज टू इधर प्रोमोटर ग्रुप। ओके, ये इन्होंने दे रखा है फंड रेजिंग थ्रू। अच्छा, तो पहले तो इन्होंने फंड रेज किया था 2024 में, ये करा था BOFA से और मॉर्गन स्टैनली से। तो BOFA और मॉर्गन स्टैनली से जो इन्होंने फंड रेज करा था वो रेज करा था 80 करोड़ का ऑलमोस्ट। ठीक है, तो उसमें हम बड़े खुश थे भाई, हमारी कंपनी ने इतने बड़े बैंक से, मॉर्गन स्टैनली का तो बहुत बड़ा नाम है, तो उनसे और BOFA सिक्योरिटीज हैं उनसे फंड रेज करा है कि भाई अच्छी है। तो अब क्या है, अब कंपनी को एक्सपेंड करना है, तो कंपनी ने दोबारा से कैपिटल रेज करा है 60 करोड़ का। अभी करेगी, करा नहीं है, करेगी विद इन 18 मंथ्स फ्रॉम। अच्छा, अब ये कैसे करेगी? कंपनी ने तरीका दे रखा है, या तो प्रेफरेंशियल इशू ऑफ फुल कन्वर्टेबल वारंट, या तो वारंट इशू करेगी कंपनी। ठीक है, एक तरह से हमारी इक्विटी ही डाइल्यूट करेगी कंपनी पैसा रेज करने के लिए। अब हम क्या है, हमें कंपनी को ग्रो भी करवाना है, हम चाहते तो है ही ना कंपनी बढ़े, पर ओवरऑल क्या है, शेयर होल्डर्स के मन में रहता है कि कंपनी अपने प्रॉफिट से ही बढ़े। ठीक है, अब जनरल मार्केट में क्या होता है कि कंपनी अभी है एकदम से प्रॉफिट से बढ़ेगी तो पता नहीं कितने साल लग जाएंगे, इतने साल होते नहीं कंपनी के पास। ठीक है, अभी प्रॉफिट कमा रही है, अभी धीरे धीरे कोई नहीं बढ़ना चाहता। अब कंपनी कोशिश कर रही है तेज बढ़ने की, तो तेज बढ़ने के लिए अभी कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट 60 करोड़ रुपीज, एग्रीगेट अमाउंट 60 करोड़ रुपीज उठाएगी मार्केट से। अब ये कैसे भी उठाए वो दे रखा है उन्होंने कि प्रेफरेंशियल इशू करेगी, वारंट्स के थ्रू उठाएगी या दोबारा से QIP करेगी, ये कंपनी की मर्जी। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में ये आया था, ये 30 जनवरी को इसका नोटिस आया, आउटकम, ये आउटकम ऑफ बोर्ड मीटिंग का। अभी हम देखते हैं कि इक्विटी डाइल्यूशन होता क्या है, इक्विटी डाइल्यूशन हमें कैसे इंटरफेयर करता है हमारे काम